कहते हैं कि एनडीए का रिटन एग्ज़ाम क्रैक करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसके बाद जो एसएसबी का इंटरव्यू है उसको क्रैक करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो दादाजी ने जहां से नौकरी खत्म की, पोता वहां से शुरू कर रहा है। कहते हैं कि रोजी रोटी तो हर घर में आती है, लेकिन फौजी रोटी नसीब वालों के घर में आती है। तो आपने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी है? 99 के अंदर कारगिल ऑपरेशन। आपको वहाँ इंटरव्यू में एक दो वो क्वेश्चन बताएं जो आपको ये लगा कि उन क्वेश्चंस को मुझे जो व्यूवर्स हैं उनके साथ भी शेयर करना चाहिए। पहली चीज़ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अपने आप को फुल्ली मोटिवेटेड रखे और एयरफोर्स की ज़िंदगी को जीना सीखे। OLQs होते हैं, उन्हें अपनी डेली रूटीन के अंदर शामिल करें। दाल बाटी चूरमे की दुनिया की सबसे अच्छी कुक कौन है? मैं तो कहूँगा कि मेरी मम्मी ही है सबसे बड़ी कुक, क्योंकि जब भी मैं घर जाता हूँ तो मम्मी के हाथ का खाना खाता हूँ और वही आउट ऑफ द वर्ल्ड ही लगता है मुझे। नमस्कार, प्रिंस एजुकेशन हब सीकर से मैं ओंकार मुंड। कहते हैं कि रोजी रोटी तो हर घर में आती है, लेकिन फौजी रोटी नसीब वालों के घर में आती है। हमारे साथ स्टूडियो में आज जोधपुर का एक ऐसा गौरवशाली परिवार है जिसकी 2 पीढ़ियां पहले सेना में सेवाएं दे चुकी है और तीसरी पीढ़ी का बेटा सेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में चयनित होने जा रहा है। प्रिंस एनडीए एकेडमी और प्रिंस सैनिक स्कूल में 11th और 12th में आपने अध्ययन किया। 12th के बोर्ड के एग्जाम होने अभी बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही आपने एसएसबी के इंटरव्यू को क्रैक कर लिया। एनडीए का रिटन एग्जाम आप पहले ही क्रैक कर चुके थे। भारतीय वायुसेना में आप फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं देंगे, उससे पहले एनडीए खड़गवासला में अपनी 3 साल की ट्रेनिंग पूरी करेंगे। तो आइए ऐसे गौरवशाली परिवार से मैं आपको मिलवाता हूं। हमारे बीच वरुण रत्नू और उनका पूरा परिवार मौजूद है। आप वरुण के दादाजी हैं, भारतीय सेना से ऑनरेरी कैप्टन की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। आप वरुण के पिताजी दिनेश जी रत्नू हैं। आप पहले भारतीय सेना में थे, हवलदार की पोस्ट से आप वहां से रिटायर हुए और इस समय पुलिस सेवा में आप कार्यरत हैं। आप वरुण की माताजी मंजू जी रत्नू हैं। तो एक संभ्रांत परिवार, संस्कारों वाला परिवार आज हमारे बीच मौजूद है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को संपूर्ण प्रिंस परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। आप सौभाग्यशाली हैं कि वरुण जैसा बेटा आपके घर में है। मैं तो ये कहता हूँ कि वरुण रत्नू सही मायने में आपके परिवार का रत्न है, आपके परिवार का कुलदीपक है। सबसे पहले वरुण मैं आप तक पहुँचना चाहूँगा। सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात कब स्ट्राइक हुई कि मुझे आर्मी में जाना है और एक ऑफिसर बनकर के जाना है? क्योंकि आपके दादाजी ऑनरेरी कैप्टन की पोस्ट से रिटायर हुए, पिताजी हवलदार की पोस्ट से रिटायर हुए, लेकिन ये कमीशन्ड ऑफिसर्स नहीं थे। तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ कब आई? सर, मुझे भी स्टार्टिंग से, जैसे कि आपने बताया कि मेरा डिफेंस बैकग्राउंड था और दादाजी और पिताजी दोनों ही आर्मी में सर्व कर चुके हैं, तो पहली बार मेरे बचपन से ही ये था कि डिफेंस को ज्वाइन करना है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि डिफेंस को एनडीए के थ्रू ज्वाइन करना है। फिर जैसे जैसे कि क्लासेस बढ़ने लगी और 8th क्लास के अराउंड जब मैं अपने करियर के बारे में सोचने लगा, तब मैंने अपने अंकल से कंसल्ट किया था और उन्होंने मुझे बताया था कि डिफेंस में जाने के लिए और एक फ्लाइंग ऑफिसर बनने के लिए एनडीए इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एंड देन आई डिसाइडेड दैट आई विल चूज एनडीए फॉर बिकमिंग एन फ्लाइंग ऑफिसर। आप 11th और 12th 2 साल यहाँ रहे। अक्सर होता यह है कि लोग छोटे शहर से महानगरों में पढ़ने के लिए जाते हैं। आप महानगर से छोटे शहर, सीकर को छोटा शहर ही कहूँगा, वहाँ पढ़ने के लिए आए, तो साथ वालों ने, लोगों ने, आपके पिताजी को आपको ये नहीं कहा कि ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? जी बिल्कुल, उन्होंने ये कहा था, लेकिन जैसे कि मेरे कुछ दोस्त हैं वो प्रिंस में आ चुके थे पहले से ही, उनसे जब मैंने बात करी तो उन्होंने मुझे बताया था प्रिंस एनडीए के बारे में और बताया कि यहाँ पर कैसे अच्छी फैकल्टी और अच्छी मैनेजमेंट है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना प्रिंस में जाया जाए, और क्योंकि मैं पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक एक डे स्कॉलर था, इसीलिए मैंने सोचा कि हॉस्टल का एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए ताकि ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप हो। दोस्तों ने अच्छी फैकल्टी, अच्छे मैनेजमेंट के बारे में बताया था। आप फिर वहाँ यहाँ आकर के 2 साल यहाँ रहे, तो दोस्तों ने जो बताया था और आपने यहाँ आकर के जो जिया, उसमें कितना फर्क था? जी मैं कहना चाहूँगा कि जो सोच के आए थे उससे कम या ज़्यादा मिला?
मैं कहूँगा कि ज़्यादा ही मिला जितना मैं सोच के आया था, क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स हैं और जो एकेडमिक स्टाफ है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग है, सपोर्टिंग है। जैसे कि डाउट काउंटर्स लगते हैं हमारे क्लासेस के बाद में, तो अगर कुछ छोटे मोटे डाउट होते भी हैं क्लासेस के बाद में तो हम वहाँ पे उसे क्लियर कर सकते हैं। और जो एसएसबी की ट्रेनिंग है, यहाँ पे बहुत सी टीमें जो हमें एसएसबी की ट्रेनिंग देती है, एसएसबी से रिटायर्ड साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ और इंटरव्यू ऑफिसर है, उनसे जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी ओवरऑल डेवलप होती है। ओके, बिल्कुल स्मार्ट पर्सनैलिटी आपकी लग भी रही है जी। मैं आपके दादाजी तक पहुंचना चाहूँगा। साहब, आप भारतीय सेना से ऑनरेरी कैप्टन की पोस्ट से रिटायर हुए। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा, क्योंकि कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में एक कैप्टन के रूप में ज्वाइन करना अलग चीज़ है। लेफ्टिनेंट से कैप्टन तक आदमी पहुंचता है, लेकिन ऑनरेरी कैप्टन नसीब वाले लोग बनते हैं जिनको ये प्रमोशन मिलता है। बहुत रेयर और कम लोगों को मिलता है। तो आपका ये प्रमोशन किस तरह से हुआ? साहब, ऐसा है कि ये ऑनरेरी कमीशन एक गैलेंट्री अवार्ड है। ओके, ये जूनियर कमीशन ऑफ, मेरे दिमाग में भी सवाल था कि कुछ लोग लिखते हैं कि ये कैप्टन है, कुछ लोग लिखते हैं कि ये ऑनरेरी कैप्टन है जी। तो ये जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर को एक गैलेंट्री अवार्ड है, वो दिया जाता है जी। ये जब रिटायरमेंट से 1 साल पहले इसकी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। ओके। और जिस दिन भर्ती हुआ उस दिन से रिटायरमेंट तक उसका पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाता है। ओके। इसके अंदर अलग अलग टाइप होती है। ओके। जैसे ऑनर्स अवार्ड्स का अलग खाना होता है। ओके। सर्विस कितनी की ये पूरी अलग होता है जी। और कहाँ कहाँ कौन कौन सी लड़ाइयों में भाग लिया है जी। कौन कौन से एरिया में रहे हैं उन पे डिपेंड करता है। ग्लेशियर में रहे, ये जो जितने भी अपने हिंदुस्तान के अंदर ऑपरेशन चल रहे हैं अभी प्रेजेंट जी, उनके नंबर काउंट किए जाते जी हैं। जी। पूरे सर्विस का रिकॉर्ड चेक करने के बाद उनका एक फाइनल लिस्ट बनती है जी। और वो ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर ये लिस्ट होती है जी। और वहाँ जाने के बाद जिसका मेरिट बनती है जी। मेरिट में अगर वो स्टैंड करता है तो उसको राष्ट्रपति के द्वारा ये एक ऑनरेरी कमीशन गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है। हर साल भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी कितने लोगों को ऑनरेरी कैप्टन के रूप में प्रमोट करती है लगभग? ये मतलब पूरा डाटा मतलब फिक्स तो वैकेंसी नहीं है, लेकिन ये परसेंटेज के ऊपर है। अच्छा। इसमें इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ये सारी शामिल होते हैं। जी जी। लेकिन इसमें इंडियन आर्मी का अलग होता है, एयरफोर्स का अलग होता है, नेवल्स का अलग होता है, लेकिन ये परसेंटेज के द्वारा दी जाती है। रिटायरमेंट कितना है जी, उस रिटायरमेंट के परसेंटेज के ऊपर ये ऑनरेरी कमीशन निकाला जाता है। ओके। और ये आखिरी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाता है। और इसका 11 महीने का 2 चांस दिए जाते हैं जी। उसको सर्विस के अंदर, और पूरा दोनों चांस करते हैं तो 11 महीने तक वो ऑनरेरी कमीशन की नौकरी करता है। और उसको बाकी जितना भी बेनिफिट है जी। सबसे ज़रूरी बात ये है कि बेनिफिट जितने भी एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर को मिलता है वो पे एंड अलाउंसेस वगैरह वो पूरा उसको। तो आपने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी है? मैंने 71 लड़ाई के अंदर जी। और उसके बाद 99 के अंदर कारगिल ऑपरेशन। अच्छा, कारगिल ऑपरेशन में आप थे? जी जी। उसके अंदर ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत। जी। ऑपरेशन ऑफ मेघदूत जी। और ये अपना ऑफ पराक्रम जी। और बाकी ये जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है जी, नागालैंड के अंदर, मणिपुर के अंदर, इम्फाल और मिजोरम के अंदर, जी, ये चारों स्टेट के अंदर सर्विस की है। अच्छा, उसके बाद हाई एल्टीट्यूड होते हैं जिसमें लेह लद्दाख है जी, सिक्किम है जी, ये सारे एरिया है जिसके अंदर मेरी सर्विस के दौरान मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। जी। तो आपने 1971 की लड़ाई लड़ी, यानी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में आपकी भी भूमिका है। उनमें से आप भी एक थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान जिसको वो बोलते थे, उसके 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश अलग बन गया। 99 का कारगिल युद्ध जिसके बारे में कहते हैं कि इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट वार बिकॉज, बिल्कुल है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, टफ कैसे था ये टफ इसलिए था कि ये पहाड़ी एरिया है जी।
यहाँ पर काउंटर इंसर्जेंसी की लड़ाई और माउंटेन कहते हैं कि पाकिस्तानी ऊपर थे पहाड़ी पे, भारतीय सेना नीचे थी, और बहुत बड़ी बात थी कि उसके बावजूद वहां पर पहुंचना। जी, वहाँ एक आदमी अपने बैंकर्स बना करके बैठा है और दूसरा आदमी ओपन एरिया के अंदर अपना सामान के साथ चल करके जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि वो कितना मुश्किल होगा। तो आप लोगों की पीठ पे कितना सामान रहता था, कितना गोला बारूद, कितना राशन, कितने किलो का? उसके अंदर जब हम अटैक में जाते हैं जी, तो सिर्फ हमारा वेपन्स और उसके ऊपर ऑन वेपन्स स्केल जो अम्यूनिशन होता है वो रहेगा। उसके अलावा बाकी राशन पानी लेकर के उस टाइम नहीं जाते हैं जी। तो 99 के कारगिल युद्ध में आपने कितने पाकिस्तानी सैनिकों को मारा? नहीं, ये कहना मुश्किल होगा जी, क्योंकि जब फायरिंग चलता है उसके अंदर कोई काउंटिंग नहीं होती जी। कहाँ काउंटलेस, किसके नाम गोली लिखी, दुश्मन बस दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए जी। तो पोता, आप तो ऑनरेरी कैप्टन की पोस्ट से रिटायर हुए, आपकी नौकरी का तो अंत ऑनरेरी कैप्टन के रूप में हुआ, और बेटा वहां से शुरुआत कर रहा है। बिल्कुल, उसके लेवल पोजीशन से, क्योंकि आपके आर्मी में लेफ्टिनेंट कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में शुरुआत है, एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में शुरुआत है। तो दादाजी ने जहां से नौकरी खत्म की, पोता वहां से शुरू कर रहा है। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही विचित्र, बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि भाई ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और अब इसके बारे में ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा जी, लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है जी। तो 2 साल वरुण यहाँ रहा, इस 2 साल के टाइम पीरियड में आप कई बार इससे मिलने के लिए आए होंगे, तो यहाँ के माहौल से, यहाँ इसकी एक्टिविटीज़ को देख करके क्या आपको लग रहा था कि ये सेट हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, जब यहाँ आते थे और जब यहाँ के टीचर्स वगैरह से बात होती या स्टाफ से बात होती या इनके दोस्तों से बातचीत होती, और जब यहाँ का शेड्यूल पूछते हैं कि भाई यहाँ का पढ़ाई का क्या शेड्यूल है। शेड्यूल तो यहाँ आर्मी वाला सही है। हाँ, ब्रिगेडियर साहब सुबह से उठने से लेकर के रात को सोने तक इनको पूरा खींच के, ब्रिगेडियर साहब और कर्नल साहब पूरा आर्मी वाला डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी लगा, और फिर हमें तसल्ली हुई कि लड़का सक्सेस हो जाएगा जी। तो मैं अब वरुण के पिताजी तक आना चाहूँगा। दिनेश जी रत्नू आप हैं, पुलिस सेवा में हैं। दिनेश जी, जब इसने एसएसबी का इंटरव्यू क्रैक कर लिया और ये बात आपके रिश्तेदारों को, आपकी मित्र मंडली को, पुलिस में आप सेवारत हैं तो बहुत लंबी चौड़ी आपकी मित्र मंडली होगी, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? नहीं, बिल्कुल सर, ये तो जब हमें बड़ी खुशी हुई जिस टाइम इसने बताया वहाँ से, उसी टाइम पूरे अच्छा, वहाँ इंटरव्यू से बाहर निकलने के बाद इसने इन्फॉर्म किया होगा कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है? हाँ बिल्कुल जी जी। और जब ये बात, हमें तो खैर खुशी, बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। और ये जब शेयर की दूसरे स्टाफ के साथ में, और जितने भी अधीनस्थ स्टाफ है या अधिकारी है, सब ने बहुत ही बधाई दी और इस चीज़ को तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट बताया है कि भाई ये एसएसबी का इंटरव्यू तो बहुत ही हाई लेवल की चीज़ है। इसको क्लियर अगर बच्चे ने किया है तो वो तो बहुत ही भाई लड़का भी एक उसमें टैलेंट भी है और होशियार है। और सब अधिकारियों ने भी बधाइयाँ दी और प्रशंसा की। और ये चीज़ परिवार में तो जब पता चली तो उनके तो खैर खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि भाई डिफेंस के अंदर अधिकारी वर्ग में हमारे मिठाई तो आपने बनारस रोड पे पूरी पे बांटती होगी? नहीं, पूरी में तो नहीं, घर परिवार मोहल्ले के जो पड़ोसी हैं और जो सर्विस में आपके उस मोहल्ले का क्या नाम है? नांदड़ी है। नांदड़ी बनारस रोड पे है जोधपुर में। और वहीं अपने जो आस पड़ोस के हैं सब बधाई देने भी आए, और ऑफिस स्टाफ है या साथ वाले हैं वहाँ भी मिठाई वगैरह बांटी थी जी। और इसको भी बधाई दी थी सबने। और ये चीज़ तो एक थी कि ये 12th में पढ़ते पढ़ते ही मतलब कि इसने पहले बहुत बड़ी बात है ये। अभी 12th का बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ, उससे पहले उससे बड़ी खुशी है आपके बीच, परिवार के बीच लेकर के आ गया ये मतलब 12th करते करते पहले चांस के अंदर इसने ये सफलता प्राप्त की जी।
इसकी मतलब लेकर सबने प्रशंसा की और कहा कोई बच्चा होशियार है जो पहले ही प्रयास में। और उसके बाद में मतलब ये भी चीज़ थी कि प्रिंस एकेडमी में मतलब करने के बाद भाई बताया कि वहाँ अगर बाहर तैयारी कर रहा है और ऐसे इंस्टीट्यूट में, तो मतलब कोई न कोई भाई यहाँ का भी बहुत बड़ा सहयोग है जी, जिसके कारण इसने मतलब ये चीज़ सफलता हासिल की है। जी। चलिए, तो मैं अब वरुण के मम्मी जी तक पहुंचना चाहूँगा। इनके परिवार के आपको बहुत बहुत बधाई, बेटा बड़ा अफसर बन गया है। दादाजी मौजूद हैं और हमारे पश्चिमी राजस्थान में आज भी एक कल्चर और संस्कार मौजूद हैं कि घर के बड़े मायद के सामने हमारी मातृशक्ति पर्दा भी रखती हैं और बोलती भी नहीं है। ये मैं इसको मानता हूँ कि ये संस्कारों की बात है, तो आपकी तो सिर्फ बधाई ही हम स्वीकार करेंगे। अब वापस वरुण तक आते हैं। फ्लाइंग ऑफिसर वरुण रत्नू जी सर, क्या कहना चाहेगा जो बच्चे इंडियन एयरफोर्स में एक कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में पहुंचना चाहते हैं? पहली चीज़ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अपने आप को फुल्ली मोटिवेटेड रखे और एयरफोर्स की ज़िंदगी को जीना सीखे। अभी से ही अपने अंदर जो क्वालिटीज़ है, ज़िंदगी तो बहुत स्पीड से, जब सुखोई उड़ता है तो पलक झपकते ही वो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। जी सर, 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। दोबारा बताना। 2000 प्रति घंटे रफ्तार की स्पीड से वो जब उड़ता है, तो वरुण अब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अपनी तैयारी को जारी रखे और जो अपने डेली शेड्यूल के अंदर ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो 15 OLQs होते हैं उन्हें अपनी डेली रूटीन के अंदर शामिल करे और उन्हें अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में जीना सीखे, अपने दोस्तों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने टीचर्स, एल्डर्स, जो भी उनकी सराउंडिंग्स है उनमें वो क्वालिटीज़ जीना सीखे। और अपनी जो NDA की प्रिपरेशन है, रिटर्न की प्रिपरेशन, उसके ऊपर भी अपना फोकस रखे और फिर बाद में SSB की ट्रेनिंग करे। तो मैं जब भी NDA के कैंपस में आता था, ब्रिगेडियर साहब से, कर्नल साहब से लेकर के बच्चों तक, आपके स्टाफ तक, ये इस OLQ वर्ड इस कैंपस में रच बसा गया था, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। और अभी आपने कहा कि 15 OLQ हैं, उनको फॉलो करें। तो एक बार शॉर्ट में बताएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी छोटे क्लासों में पढ़ रहे होंगे, 8th में होंगे, 10th में होंगे, 11th 12th में होंगे और वो इस फील्ड में जाना चाह रहे होंगे, तो वो भी जाने कि ये 15 OLQ क्या है, शॉर्ट में बता दें। जी सर, जिनमें सर पहली बात है 15 OLQ स्टार्ट होते हैं हेड से। जो हेड होता है वो होता है इंटेलिजेंस, उनमें होते हैं इफेक्टिव इंटेलिजेंस, मतलब आप किस तरीके से सोचते हैं और अगर आपको कोई सिचुएशन दी जाए, कोई प्रॉब्लम दी जाए तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। दूसरा होता है रीजनिंग एबिलिटी, आप किस तरीके से उसका सॉल्यूशन सोचते हैं, दिमाग में कैसे आप सॉल्यूशन को सोचते हैं। और थर्ड होती है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, अगर आपको कोई गिवन रिसोर्सेस दिए जाते हैं तो उसे आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्या इफेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। सेकंड होता है फिर दिल आ जाता है कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी और सोशल अडेप्टिबिलिटी, हम लोगों के साथ कैसे रहते हैं, क्या किसी नए वातावरण में हम जाते हैं तो क्या हम ढल पाते हैं या नहीं ढल पाते, और लोगों के साथ हम कोऑपरेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, कोऑपरेशन होता है वो। फिर आ जाता है स्टेमिना, जिसे हम कहते हैं स्टेमिना होता है और डिटर्मिनेशन होता है, करेज होता है, साहस होना चाहिए। आपके लक्ष्य को पाने के लिए आपके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, आपके अंदर वो होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना ही है और इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। आपको उसी दौरान सिखा देते हैं कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। जी सर, बिल्कुल, ये हमारे सोच के ऊपर ही डिपेंड करता है कि जो हमने डिसाइड किया है वो गोल वो अचीवेबल है या नहीं। जो हमारी मेहनत हम करेंगे उससे वो अचीवेबल बिल्कुल बनेगा। तो आप 2 साल वरुण यहाँ रहे, 11th से लेकर के 12th तक, आपको कब लगने लग गया था कि हाँ मैं कर तो लूंगा? सर, जो यहाँ पे हमें एकेडमिक स्टाफ है और जो टीचर्स है, हमारे जो मैथ्स की क्लासेस और लगती हैं, उससे क्लासेस में भी जब हम पढ़ते थे और सेल्फ स्टडी होती थी तो उसमें लगता था कि हाँ सेल्फ स्टडी में पढ़ते थे और नोट्स को रिवाइज करते थे और फिर PYQs को भी एनालाइज करते थे, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल NDA में। तो हम जब मैच करते थे हमारे नोट्स और PYQs को तो लगता था हाँ जो नोट्स में पढ़ाया जा रहा है वही प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा रहा है। तो ये कॉन्फिडेंस बन रहा था कि हाँ इस बार तो NDA क्लियर हो ही जाएगा।
कहते हैं कि एनडीए का रिटर्न एग्जाम क्रैक करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसके बाद जो एसएसबी का इंटरव्यू है उसको क्रैक करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये भी कहते हैं कि इस देश में एक आईएएस बनने के लिए जो इंटरव्यूइंग बॉडी है वो 35-40 मिनट में ये जज कर लेती कि ये आदमी आईएएस बनने लायक है या नहीं है, लेकिन एक एनडीए ऑफिसर बनने के लिए 5 दिन तक कंटिन्यू इंटरव्यू चलता है, जिसको वन ऑफ द टफेस्ट, क्या सबसे ज़्यादा टफ ही कह देना चाहिए, उन इंटरव्यूज में से ये है। तो इंटरव्यू से पहले आपके अंदर घबराहट नहीं थी? यूँ नहीं था कि क्या होगा, कैसे होगा? सर यहाँ पे जो टीम्स थी उनके साथ मॉक इंटरव्यूज हुए थे, और उन मॉक इंटरव्यूज के दौरान जो भी हमारा जो डर था और जो भी अंडर कॉन्फिडेंट हम थे वो सब दूर हो गया था, और फिर कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ इंटरव्यू में हम अच्छा कर सकते हैं। आपने जब एसएसबी का फाइनल इंटरव्यू दिया उसके बाद यहाँ जो मॉक इंटरव्यूज हुए थे उनसे एसएसबी के इंटरव्यू को कंपेयर किया तो आपको क्या लगा कि यहाँ जो मॉक इंटरव्यू होते हैं वो किस लेवल के होते हैं? सर मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ के जो मॉक इंटरव्यूज है वो ज़्यादा लेवल के होते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ही इतना ग्राइंड कर देते हैं। जो हमारे कोमोडोर मंजीत सर है वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उससे हम खुद ही सेल्फ एनालाइज करने लग जाते हैं कि हाँ एसएसबी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ का इंटरव्यू ज़्यादा टफ था वहाँ से। आपको वहाँ इंटरव्यू में एक दो वो क्वेश्चन बताएं जो आपको ये लगा कि उन क्वेश्चंस को मुझे जो व्यूवर्स हैं उनके साथ भी शेयर करना चाहिए, ताकि उनके लिए भी, अगर कोई एनडीए की तैयारी करने वाला बच्चा उसके लिए वो बेनिफिशियल हो सके। या ऐसा कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? सर एनडीए में ये होता है एसएसबी इंटरव्यू में कि जो आपकी सोच है और जो आपका जवाब है आपको उस पर बना रहना है। ऐसा नहीं कि आपने कोई जवाब दिया और फिर आप उसको टाल दो। आपका कॉन्फिडेंस से करते हैं वो? जी बिल्कुल, आपको अपने जवाब पे बने रहना चाहिए। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था क्वेश्चन कि आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नेगेटिव क्वालिटीज है आपकी जो आपके फ्रेंड्स सोचते हैं, तो मैंने बेझिझक सीधा ये जवाब दिया था कि मेरे फ्रेंड्स मेरे अंदर कोई भी नेगेटिव क्वालिटीज नहीं देखते हैं। तो फिर वो प्रेशर बनाने के लिए पूछते हैं ये कि अगर आपके फ्रेंड्स आपको ये फीडबैक नहीं दे रहे सही तो आपके फ्रेंड्स रियल नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मेरे फ्रेंड्स रियल है, और क्योंकि मैं उनके साथ डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूँ और वो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए वो मेरे अंदर कोई भी नेगेटिव क्वालिटीज नहीं देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान के लोग, यानी जिसको मारवाड़ कहते हैं, मारवाड़ के लोग खाने के शौकीन होते हैं, खिलाने के भी शौकीन होते हैं, और स्पेशली मारवाड़ी खाने के। तो वरुण को मारवाड़ी खाने में क्या पसंद है? सर हमारे जोधपुर के अंदर जो स्पेशल डिश है मिर्ची बड़ा और दाल बाटी चूरमा जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं जब जोधपुर आऊँ तो खिलाना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दाल बाटी चूरमा और मिर्ची बड़ा आपको पसंद है? जी बिल्कुल। दाल बाटी चूरमे की दुनिया की सबसे अच्छी कुक कौन है? मैं तो कहूँगा कि मेरी मम्मी ही है सबसे बड़ी कुक, क्योंकि जब भी मैं घर जाता हूँ तो मम्मी के हाथ का खाना खाता हूँ और वही आउट ऑफ द वर्ल्ड ही लगता है मुझे। तो आप जब एसएसबी का इंटरव्यू क्रैक करके घर पहुंचे तो मम्मी ने सबसे पहले क्या बना करके खिलाया आपको? दाल बाटी चूरमा ही खिलाया था। क्या बात, सही। एक कोइंसिडेंस की बात है कि जब मैं घर पे गया था पहली बार तो मम्मी ने मेरी फेवरेट डिश ही बनाई थी ये, और साथ में जो हमारे हलवा और मुंह मीठा कराने के लिए बनाया जाता है वो भी बनाया था। आर्मी की ऑफिसर्स में इसके बारे में ये कहते हैं कि वहाँ, अगर मैंने सुना है कि 50 ऑफिसर अगर खाना खा रहे हैं और उन्होंने 50 तरह का मेनू उनको पसंद है, 50 तरह का वो खाना खाना चाह रहे हैं तो 50 तरह का ही बनेगा। क्यों कैप्टन साहब, ऐसा होगा मेरे ख्याल से? तो वहाँ दाल बाटी चूरमा ऑर्डर होगा? सर वो तो मैच के ऊपर डिपेंड करता है, जो उसका शेड्यूल होता है डे टू डे वाइज, और वो चेंज होता रहता है मेनू। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स मेनू है, वो हर डे के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है मेनू। और क्योंकि डिफेंस ऑल ओवर इंडिया है और डिफेंस में ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, तो वो मेनू भी ऐसे ही डिजाइन किया जाता है कि हर जगह से कोई ना कोई डिश उठाई जाए और उसे हम मेनू में डालें। तो हमें फिर जैसे ही हम घर की डिशेज है तो हम दूसरे स्टेट्स और दूसरे जो जगह हैं उनकी डिशेज भी टेस्ट कर सके, इसलिए डिफेंस का मेनू ऐसे बनाया जाता है। प्रिंस एनडी एकेडमी और प्रिंस सैनिक स्कूल में आप 2 साल रहे। एक वो इंसिडेंट जिसको देख करके आपने यूँ बाजू चढ़ा ली और मुठ्ठियाँ बंद कर ली कि नहीं, अब तो वरुण फ्लाइंग ऑफिसर बन करके ही रहेगा? सर जैसे कि यहाँ वीकली टेस्ट होते हैं और कभी कभार किसी रीजन से हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाती, और फिर जो
सेरेमनी होती है यहाँ पे, अवार्ड्स देते हैं बच्चों को, उस टाइम हम भी देखते हैं कि हाँ इस बच्चे को अवार्ड मिल रहा है और मैं उसकी जगह क्यों नहीं हूँ, तब एक दिल में आग जलती है कि हाँ अब मुझे भी ज़्यादा मेहनत करनी है और उस स्टेज पे पहुँचना है। आप जब स्कूल में पढ़ते थे 10th क्लास तक, उस समय की कोई वो इंसिडेंट जिसको किसी आदमी को आपने सुना हो और उसके बाद में आप उस जैसा बनने के लिए अपने जहन में आपने सोचा हो? मेरे क्लास 8 का एक इंसिडेंट है, जब हमारी स्कूल में एक विंग कमांडर सर आए थे सेमिनार देने। उन्होंने हमें एयरफोर्स के बारे में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनको मोटिवेट किया डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए, स्पेशली एयरफोर्स। और तभी मेरा मन भी बैठा कि हाँ मैं भी एयरफोर्स ज्वाइन करूँगा, क्योंकि जब मैंने उनकी पर्सनैलिटी देखी, जैसे वो चलते हैं, जैसे उनका बोलने का स्टाइल है, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा और मुझे लगा कि हाँ ऐसी पर्सनैलिटी मेरी भी होनी चाहिए। तो अब जब वरुण 3 साल की ट्रेनिंग के बाद फ्लाइंग ऑफिसर बन जाएगा, क्या अपने 10th तक के स्कूल और प्रिंस एनडीए एकेडमी और प्रिंस सैनिक स्कूल में लेक्चर डिलीवर करने के लिए आएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैं भी उन्हीं मोटिवेट हुआ था उन विंग कमांडर सर से, मैं भी अपने जूनियर्स को मोटिवेट करूंगा डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट और ऑनर की बात होती है डिफेंस में सर्व करना। और डिफेंस का जो एक्सपीरियंस होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है, क्योंकि कोई भी मोनोटोनस वर्क नहीं होता यहाँ पे, कोई 9 to 5 जॉब नहीं है। इसके अंदर 24/7 आपको उस जॉब में इंडल्ज होना पड़ेगा। और डिफेंस आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। आजकल डिफेंस से ओलंपिक्स तक में प्लेयर्स जा रहे हैं, इतना प्रमोट करती है डिफेंस। और एजुकेशन में भी तो डिफेंस आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को एनहेंस करने में बहुत ही बड़ा रोल रखती है। आप थे वरुण रत्नू, जोधपुर के रत्नों परिवार के रत्न। आपकी सारी बातें सुनकर के आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अंत में वरुण ने एक बहुत गहरी बात कही कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ एक आर्मी के ऑफिसर आए थे और उनको सुन करके, उनके देख करके, उनके लहजे को भांप करके मेरे जहन में भी ये आया कि मुझे भी आर्मी में ऑफिसर बनना है। इसलिए प्रिंस के पूरे कैंपसेज में, प्रिंस के हर विंग में हमारा यह प्रयास रहता है कि समय समय पर इस तरह की मोटिवेटिंग पर्सनैलिटीज को हम बुला करके, ताकि सामने बैठा हुआ बच्चा, अगर 1000 बच्चा सामने बैठा है और उनमें से 100 बच्चों ने भी मुठियां बंद कर ली कि मुझे भी सर जैसा बनना है, तो मैं ये मानता हूं कि हमारा सपना सच होने के कगार पर आ जाता है। तो आप सभी ने इस इंटरव्यू को सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक्स अ लॉट यंग मैन। अब लास्ट में, चूंकि आप बार बार पर्सनैलिटी की बात कर रहे थे और मैं ये कहता हूं कि रेमंड का एक विज्ञापन चलता है, द कंप्लीट मैन। आर्मी ऑफिसर एक कंप्लीट मैन की तरह होता है। आप अपनी पर्सनैलिटी को और भी अच्छे से ग्रूम करें, इसके लिए मैं आपको एक बुक प्रिंस परिवार की ओर से गिफ्ट करना चाहूँगा। डेल कार्नेगी की ये बुक है, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो इसे पढ़िएगा और आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनिएगा, ताकि आप आने वाली जनरेशन को मोटिवेट कर पाएँ। जी बिल्कुल सर, थैंक यू। आपको एक बार फिर से पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। थैंक यू सर।